ये कहानी है खोई हुई रहस्यमय सभ्यता और एक ऐसे नॉर्मल कल्टीवेटर की जो अपने खोए हुए फादर को ढूंढने के लिए एक मिस्टीरियस से सफर पर निकलता है, जिसके पास मौजूद थी तो बस उसकी मैजिकल टोटेम। इस खतरनाक सफर में आगे बढ़ने के लिए उसे लड़ना पड़ता है मैजिकल बीस्ट से, वाइल्ड ट्राइब से और खतरनाक डीमन से। इस मिस्टीरियस सी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी पावर को भी इम्प्रूव करते जा रहा था। ताकत के साथ साथ उसकी मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं जब उसे लड़ना पड़ता है आसमान से आ रही उस खतरनाक रोशनी से। इस सफर में आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो की हेल्प उसके फादर के विजन्स कर रहे थे। अब देखना ये है कि किस्मत से हो रही इस लड़ाई में क्या हमारा हीरो अपनी किस्मत को बदल पाता है। जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल से जुड़ी ये सीरीज स्टार्ट होती है रियल वर्ल्ड से, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था और काफी सारे डीमंस वर्ल्ड पर अटैक करने लगे थे। मॉडर्न वर्ल्ड के कल्टीवेटर मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें रोकने लगते हैं, जहाँ वो उन डीमंस के साथ फाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन्हें ब्लास्ट करते जा रहे थे। ये स्पेशल मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इनके एक ही स्लैश में काफी सारे डीमन स्कल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके आगे बढ़ते हुए में उन्हें काफी सारे डीमन स्कल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो अपनी स्पिरिट आई का यूज कर रहे थे, जिससे उनके माथे पर एक निशान चमकने लगा था। उनकी स्वॉर्ड भी ग्लो करने लगती है, उनकी आंखों से फायर एनर्जी रिलीज होने लगी थी और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्सट्रीम अमाउंट में इंक्रीज करते हुए उन सभी स्कल्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अभी भी आसमान में वो पोर्टल ओपन था, जिससे और भी सारे डीमन स्कल्स तेजी से बढ़ रहे थे। उन्हें लगातार बढ़ता देखने के बाद ये स्पिरिचुअल मास्टर समझ गए थे कि लगता है इन लोगों को रियल वर्ल्ड का रास्ता मिल गया है, और लंबे समय से इंतजार करने के बाद अब इस मौके को ये नहीं छोड़ने वाले। हजारों के नंबर्स में आते और उस गर्ल्स को देखने के बाद भी ये स्पिरिट मास्टर जरा भी नहीं घबरा रहे थे, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड को एम करते हुए उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उनके अटैक से वो सारे के सारे स्कल्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। इस स्पिरिट मास्टर ने इन डीमन स्कल्स को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और जायंट राक्षस अपीयर हो जाता है। ये विशाल राक्षस उस स्पिरिट मास्टर से कहता है, जियांग युआन, तुमने सालों पहले हमारे टोटेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हें क्या लगा कि हम मारे गए? हम वापस आए हैं तुमसे तुम्हारे किए का बदला लेने। ये विशाल राक्षस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जियांग युआन उस राक्षस की बात सुनकर कहता है कि तुम सिर्फ एक डॉपलगैंगर हो। तुम जैसे डुप्लीकेट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये राक्षस भी अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे मरने की बारी है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अपनी पावर की हेल्प से उन स्कल्स मॉन्स्टर को जिंदा करते जा रहा था। उन्हें रोकने के लिए जियांग युआन अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और साथ ही अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उसे 3 लेयर का कर चुका था। इस 3 लेयर फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपनी स्पिरिट आई का यूज करने लगता है। अपनी सारी पावर को यूज करने के बाद वो उस फॉर्मेशन को एक्टिव कर चुका था, जिससे एक फायर स्पिरिचुअल वर्ड बाहर आ गया था। ये फायर फ्यूनिक्स अपने ऑरा को इंक्रीज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन स्कल्स मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। उस स्पिरिचुअल फायर फिनिक्स की पावर देखने के बाद उस राक्षस को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करते हुए एक पावरफुल फिश से उस पर अटैक कर चुका था। वो फ्यूनिक्स इस जबरदस्त अटैक को डॉज करते हुए काफी सारे फायरबॉल से अटैक करती है, वो भी उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, जिससे वो राक्षस चारों तरफ से फायर से घिर चुका था। जियांग युआन उस राक्षस को चारों तरफ से घेरने के बाद एक हाई जंप लगाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक उसकी बॉडी पर कर चुका था। इस पावरफुल फायर अटैक की वजह से वो राक्षस तड़पने लगता है, क्योंकि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इसलिए वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिससे टकराने के बाद वो फायर स्पिरिचुअल बर्ड भी घायल हो जाता है और जियांग युआन को भी खुद को संभालने में प्रॉब्लम होती है। जियांग युआन जमीन पर लैंड करते हुए खुद को संभाल रहा था, लेकिन उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, क्योंकि वो इंटरनली इंजर्ड हो चुका था। फाइट की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम जियांग हाओ था। जियांग हाओ युआन की ऐसी हालत देखने के बाद उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, पर वहीं दूसरी तरफ वो विशाल राक्षस एक पावरफुल अटैक क्रिएट करते हुए उसे युआन की तरफ थ्रो कर देता है। युआन को बचाने के लिए जियांग हाओ से धक्का देकर खुद उस अटैक के प्रेशर में आ गया था। वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जो जियांग हाओ को सप्रेस करने लगता है।
उससे प्रोटेक्ट करने के लिए युआन अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें ट्रांसफर कर रहा था ताकि वो उस अटैक को सरवाइव कर पाए। हाओ उस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से तड़पने लगा था। वहीं उसके फादर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। हाओ की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर होते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था। वो एक काफी डरली स्माइल करते हुए अपनी फादर की स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो अब फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी था। वो अपने फादर की स्वॉर्ड से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिसका अटैक उस डीमन के हाथ को पूरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था और वो काफी जोर जोर से तड़प रहा था। उसकी रोर काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं हमें हाउ को दिखाते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके अटैक से घायल होने के बाद ये डीमन कहता है कि लड़के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हेवन के गॉड पर अटैक करने की? क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? ये सुनकर तो जियांग हाओ काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को गॉड कहने की। जियांग हाओ तो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को इंक्रीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल विंग्स को बाहर निकाल लेता है और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिख रहा था। वो अपने विंग्स का यूज करते हुए फ्लाई करके जबरदस्त स्लैशेस लगाने लगता है, जिससे उस डीमन को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो चारों तरफ से इंजर्ड हो चुका था और उसका गुस्सा विशाल काय रूप में कन्वर्ट होते जा रहा था। वो अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं जियांग हाओ भी अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। दोनों के ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके आपस में टकराने के बाद काफी बड़ा धमाका हो गया था। पर यहाँ जियांग हाओ ने चालाकी करते हुए अपने स्पिरिचुअल टाइगर को उस डीमन के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे वो फायर फ्लाइंग टाइगर सीधा उस डीमन पर अटैक कर देता है। उस टाइगर के अटैक की वजह से उस डीमन के चीथड़े उड़ जाते हैं और चारों तरफ बस उसका डिमोनिक ऑरा फैल के रह गया था। जियांग हाओ का लुक काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके लुक को देखने के बाद उसके फादर कहते हैं कि क्या जियांग हाओ ने अपनी एंशिएंट इनहेरिटेज को अवेक कर दिया है? ये पावर उसके पूर्वजों से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है और अब ये पावर उसके फादर से उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। पहली बार में ही इतनी एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगता है। युआन तो अपने बेटे को खोने के डर से ही कांप उठा था। वो जाकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगता है। अपने बेटे को बचाने के बाद युआन नोटिस करते हैं कि वो सारे की सारी डिमोनिक एनर्जी उस पोर्टल की तरफ जा रही है। वो समझ गए थे कि अभी तक ये डीमन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने बेटे के पास एक एंशिएंट बुक रखते हुए वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे थे। अपने फादर को परेशान देखने के बाद जियांग हाओ उनसे सवाल करता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? युआन का कहना था कि बेटे, मैं बस तुम्हें यहीं तक प्रोटेक्ट कर सकता था, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। दूसरी तरफ हमें उस डीमन को दिखाते हैं जो अपनी सोल को वापस से रिवाइव करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने की? चाहे तुम आज मुझे 1000 बार ही क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दो, मैं फिर भी तुम्हें जान से मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। उसका वो विशाल हाथ ऊपर से नीचे आ रहा था, जिसे देखकर युआन एक आखिरी बार अपने बेटे को बहुत ही प्यार से देखता है। उसे पता था कि आज के बाद शायद वो फिर कभी अपने बेटे को ना देख पाए। वहीं जियांग हाओ अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अपने फादर को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ बचा ही नहीं था कि वो खुद को संभाल सके। उसके फादर उस हैंड को नीचे आधा देकर अपने अर्थ और हेवन की पावर को कंबाइन करके उसे ब्लॉक करने लगते हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी सारी फोर्स का यूज कर रहे थे, पर वो हाथ धीरे धीरे उन्हें अपनी आगोश में लेकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते युआन अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात कहते हुए गया था कि अगर पूरी दुनिया अंधेरे से भर जाए तो कभी भी अंधेरे से सवाल मत करना, बल्कि खुद को सूरज बनाते हुए उस अंधेरे को चारों तरफ से मिटा देना। तुम वो इंसान बनना जो बुराई पर अच्छाई की जीत करे। ये कहने के बाद वो हाथ उसके फादर को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है और उसके साथ ही वो पोर्टल भी बंद हो गया था। सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है और यहाँ जियांग हाओ अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो अपने फादर की दी हुई बुक को गौर से देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं आपके लिए इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं आपको वापस जरूर लाऊंगा फादर। नेक्स्ट सीन में हमें हाओ को दिखाया जाता है जो अब तक मिहिरो फैमिली पर काफी सारी रिसर्च कर चुका था। वो कहता है कि डैड, पूरे 1 साल गुजर गए हैं मुझे आपको ढूंढते ढूंढते। आपकी दी हुई बुक का एक एक पेज मैंने खंगाल मारा, लेकिन मुझे कोई भी हिंट नहीं मिला।
आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहते थे? ये कहते हुए वो अपने फादर की दी हुई बुक के पन्नों को पलट पलट कर फिर से चेक करने लगता है। एंशिएंट बुक में एक अजीब तरीके की लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसके साथ ही उसमें बहुत सारे डीमंस की नॉलेज भी थी। अपने फादर को ढूंढने की रिसर्च में वो काफी बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया था। अब तक उन्हें ढूंढते ढूंढते वो निराश हो चुका था, पर उसने हार अभी तक नहीं मानी थी। तभी उसके डोर पर एक पार्सल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो असल में उसके फादर ने काफी सालों पहले उसे भेजा था। इस बॉक्स में उस बुक का फटा हुआ पन्ना था, जिसे हासिल करने के बाद हाउ काफी ज्यादा शौक नजर आता है। उस पन्ने में लिखा था कि अगर तुम्हें अपने फादर को ढूंढना है तो फिर इस चीज का इस्तेमाल करो। इस पन्ने के साथ उस बॉक्स में एक वुड का टुकड़ा भी था, जिसमें अजीब तरीके का पैटर्न बना हुआ था। हाउ ये पेज देखने के बाद इतना ज्यादा शौक हो गया था कि उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें से वो टुकड़ा भी बाहर गिर गया था। ये पढ़ने के बाद वो उस टुकड़े को उठाकर देखता है, जिसमें कि एक सूरज का सिंबल बना हुआ था। वो इसे देखकर कहता है कि फादर ने जाते जाते मुझसे यही कहा था कि मुझे सूरज बनना होगा अगर मुझे दुनिया से अंधेरे को मिटाना है। तो क्या फादर इसी सिंबल के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, उस लकड़ी के टोटेम को देखने के बाद अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो उस एंशिएंट बुक में उसके बारे में चेक करने लगता है। पूरी बुक को एक बार फिर से गौर से पढ़ने के बाद भी उसे नहीं पता लगा था कि आखिर ये टोटेम कहाँ से आया और इसका इस बुक से क्या लिंक है। लेकिन तभी पन्ना पलटते हुए अचानक से वो एक चीज नोटिस करता है कि वो बुक ग्लो करने लगी है। उसमें लिखे हुए अक्षर अजीब तरीके से ग्लो करते हुए रियलिटी में दिखाई दे रहे थे। वो सारे एंशिएंट अक्षर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके हाथ में मौजूद वो टोटेम भी धीरे धीरे इनविजिबल हो गया था। उस टोटेम के गायब होते ही वहाँ पर सिर्फ सूरज का सिंबल रह जाता है, जो उसके फॉरहेड से चिपकते हुए उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक जैसे उसके फादर के माथे पर था। हाउ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो सारी चीजों को एनालाइज कर पाता, वो सारे के सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स उसे लेकर उस बुक के अंदर चले जाते हैं। जियांग हाउ के उस बुक में एंटर होते ही सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं उस एंशिएंट बुक के पन्ने पलटते हुए एक ऐसी वाइल्ड ट्राइब के बारे में बता रहे थे जो मुसीबतों से डील कर रही थी। व्यू चेंज होता है और हमें उसी वाइल्ड लाइफ ट्राइब को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा मुसीबतों से डील कर रहे थे। हम इस कबीले के जंगलों में उन जानवरों को नोटिस कर पाते हैं जिनका रेफरेंस उस एंशिएंट बुक में था। उस ट्राइब के माउंटेन की चोटी पर एक ऑल्टर मौजूद था, जहाँ पर उनके धर्म गुरु एक तरीके का रिचुअल कर रहे थे। वो अपने ट्राइब में आई मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए एक ह्यूमन सैक्रिफाइस देने वाले थे, इसलिए हम उन्हें अपने ईश्वर को खुश करने के लिए चैंटिंग करता हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी सैक्रिफाइस करने वाला ह्यूमन भी आ जाता है, जो कि एक लड़की थी और यही हमारी इस सीरीज की फीमेल लीड यूइंग है। यूइंग ना चाहते हुए भी खुद को कुर्बान करने वाली थी अपने ट्राइब को खुश करने के लिए। उसे आगे बढ़ता देखकर वहाँ पर मौजूद वो राइनोसोरस काफी जोर जोर से रोर करने लगता है। वहीं जैसे जैसे यूइंग क्लिफ के किनारे पर पहुँच रही थी, वैसे वैसे धर्मगुरु की चैंटिंग बढ़ती जा रही थी। आखिर में वो इतना कहते हुए यूइंग को क्लिफ से जंप करने को कहते हैं कि जाओ, हमारे ईश्वर तुम्हारे इस सैक्रिफाइस से खुश होंगे। सभी लोग इस सेरेमनी को कंप्लीट करने में बिजी थे, तभी अचानक से आसमान से एक तेज आग का गोला नीचे गिरते हुए नजर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद एक लड़की बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रही थी कि आखिर ये क्या चीज है, देखो वो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। ऐसा सुनते ही उसके साथ ही वहाँ से भागने लगते हैं। उन सभी को अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए उन सभी के वहाँ से जाते ही धर्मगुरु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि भागो मत, वापस आओ, इस सैक्रिफाइस को कंप्लीट करो, वरना हमारे माउंटेन गॉड हमसे नाराज हो जाएंगे। पर उनमें से कोई भी उस धर्मगुरु की बात पर कान नहीं देता। वहीं यूइंग भी उस एनर्जी को आता देखकर ये सोचने लगती है कि क्या ये गॉड है जो उसे बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए कंफर्म करने के लिए वो अपनी स्पिरिट आई का यूज करती है। अपनी स्पिरिट आई की वजह से उसे पता लग जाता है कि ये तो एक ह्यूमन है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है। धर्मगुरु जो कि अब तक सभी को रुकने के लिए कह रहे थे, वो उस एनर्जी को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। पर यूइंग वहाँ से नहीं भागती, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई विनाश नहीं बल्कि एक इंसान है। जियांग हाओ तेजी से जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया था और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाता है।
इतने जबरदस्त हिट की वजह से वहाँ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो लकड़ी का पिंजरा भी टूट जाता है जिसमें वो राइनासोरस कैद था। उस जबरदस्त ब्लास्ट की वजह से यूइंग भी इफेक्ट हो गई थी। होश में आने के बाद जियांग हाओ को उसकी बॉडी पे काफी सारी इंजरीज नजर आती हैं। इसके साथ ही वो वहाँ का वो माहौल देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो उस जगह को देखकर काफी कंफ्यूज होकर कह रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है और ये कौन सी जगह है। यूइंग भी उसे देखने के बाद उतनी ही ज्यादा शॉक थी। इसके साथ ही यूइंग को अपनी स्प्रे डाई की वजह से जियांग हाओ के माथे पर बना वो टोटेम भी नजर आने लगता है जो कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था। और वो यही सोच रही थी कि आखिर कोई कैसे सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है। तभी उनके सामने वो विशालकाय हाथी जितना बड़ा राइनासोरस आकर जोर जोर से रोर करने लगता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा था जियांग हाओ को देखकर कि वो तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। खुद को और उस लड़की को बचाने के लिए जियांग हाओ उनसे लेकर दूर हट जाता है। पर ये खतरनाक बीस्ट अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो चाहता था कि वो जियांग हाओ को जान से मार दे, इसलिए वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मौका पाकर जियांग हाओ यूयन का हाथ पकड़ के वहाँ से बच के भागने लगा था। पर ये बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये मैजिकल बीस्ट अपने हॉर्न से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर सकता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी अटैक को थ्रो करते हुए जियांग हाओ पर पॉइंट आउट कर चुका था। जियांग हाओ फिर से खुद को और यूयंग को बचाने के लिए उसे दूर धकेल चुका था, जिससे ये अटैक एक पिलर से टकराता है और उस पिलर के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब तक हाओ को पता लग चुका था कि ये राइनासोरस उसके पीछे पड़ा है, तो उसे इससे फाइट करनी होगी। तो वो वहाँ पर पड़ा एक लकड़ी का स्वॉर्ड उठाते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो राइनासोरस यूइंग के सामने खड़े होकर जोर जोर से दहाड़े मार रहा था, जिससे यूइंग भी काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। ये देखकर हाओ उस पर झपट्टा मारते हुए कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। ये बोलने के बाद वो अपने हाथ में पकड़ी हुई स्वॉर्ड को उस राइनासोरस की पीठ में घुसा चुका था, जिससे वो जोर जोर से तड़पने लगता है। साइज में बड़ा होने की वजह से उसे बस छोटा सा कट लगा था और अब वो दर्द में चिल्लाते हुए तेजी से जियांग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। जियांग हाओ भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस लकड़ी के स्वॉर्ड से एक जोरदार हिट कर चुका था, पर उसकी स्वॉर्ड उस राइनासोरस से टकराते ही टूट जाती है और वो अपने रोर के इफेक्ट से जियांग हाओ को काफी पीछे धकेल चुका था। उस गेंडे को देखने के बाद ये कहता है कि लगता है इस बंदे की चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है। उस बीस्ट को आगे बढ़ता देखकर जियांग हाओ अब उस लकड़ी की स्वॉर्ड को फेंककर वहां से तेजी से भागने लगा था, पर क्लिफ के आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से वो उस गेंडे को देखकर यही सोचने लगता है कि क्या बस यही उसका अंत है, क्या वो इतनी जल्दी हार मानने वाला है। वहीं ये मैजिकल बीस्ट तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। जियांग हाओ ये देखने के बाद खुद से सवाल करता है कि क्या मैं बस यही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं अभी नहीं कर सकता। ऐसा सोचते सोचते तभी उसके माथे का वो सन सिंबल अवेक हो चुका था। वहीं अब तक ये राइनासोरस भी अपने उस पावरफुल अटैक को फिर से क्रिएट कर लेता है। जियांग हाओ के माथे पर मौजूद वो टोटेम अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इस अनबियरेबल पेन के साथ एक तेज एनर्जी बीम बाहर निकलती है जो उस राइनासोरस को बीच में से चीर देती है। ये जबरदस्त स्लैश लगते ही उस राइनासोरस का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था और धीरे धीरे उसकी बॉडी हवा में विलीन हो जाती है। उस मैजिकल बीस्ट को हराने के बाद इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज करके फिर से उसकी बॉडी वीक पड़ चुकी थी और शरीर के कमजोर होने की वजह से वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। यूइंग ने अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें होती हुई देखी थी, तो वो अभी बहुत ज्यादा सदमे में थी। वहीं ट्राइब के लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास ही छुपकर ये सारा नजारा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान कौन है और अचानक से ये यहाँ कैसे आ गया। वहाँ पर उनके ट्राइब के धर्म गुरु भी अपीयर हो जाते हैं जो काफी ज्यादा नाराज लग रहे थे। वो भी अपनी पावर का यूज करके ये प्रेरित करने लगते हैं कि माउंटेन गॉड बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए तैयार किया गया ये सेक्रीफाइस डिस्ट्रॉय हो चुका है। इससे पहले कि माउंटेन गॉड का कहर हमारे ट्राइब पर बरसे, हमें इस सेरेमनी को दोबारा स्टार्ट करते हुए सेक्रीफाइस प्रिपेयर करना होगा। इन लोगों को अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन के साथ साथ एक मैजिकल बीस्ट का भी सेक्रीफाइस देना पड़ता है, इसलिए आगे अब उनकी सेरेमनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो उन ट्राइब वालों से कहते हैं कि इस लड़की को बांध दो। यूइंग को अभी भी जियांग हाओ के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो अपने ट्राइब के खिलाफ नहीं जा सकती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। एपिसोड के अंत में हमें उस डीमन के बारे में दिखाया जाता है जो सीरीज की शुरुआत में हमारे हीरो से लड़ने आया था।
ये एंशिएंट टाइम से भेजा गया एक डीमन का क्लोन था जो कि काफी सारी डेमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। इसका रियल वर्ल्ड में आने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था युआन के एंसेस्ट्रल मैजिकल पावर्स को हासिल करना, जो कि इस डीमन की बदकिस्मती से जियांग हाओ को मिल जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जियांग हाओ अपने इस एंसेस्ट्रल पावर का यूज किन कामों में करेगा। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, साथ ही सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 500 कमेंट्स आ गए तो मे बी मैं शाम तक इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूं।